नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं। कानपुर को पीएम मोदी ने बड़ी सौगात देने के साथ जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मौसम खराब होने के कारण उनको नई दिल्ली वापसी के कारण सड़क मार्ग से लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ के चौधरी सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में विशेष विमान से पीएम मोदी नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर उतरे और इसके बाद मौसम खराब होने पर सड़क मार्ग से आईआईटी कानपुर पहुंचे थे। बता दें कि मौसम खराब होने के कारण लखनऊ आए थे प्रधानमंत्री मोदी और सड़क मार्ग से पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर में मेट्रो को सौगात दी है और सबसे पहली मेट्रो ट्रेन कानपुर में चली है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। इसके साथ ही आईआईटी के लोगों से, उनके छात्रों से बातचीत भी की है प्रधानमंत्री मोदी ने। वहीं इससे पहले आईआईटी के दीक्षांत समारोह और मेट्रो में पहले यात्री के रूप में सफर करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराला नगर के जनसभा स्थल के मंच से रिमोट से बटन दबाकर कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया और हरी झंडी दिखाई तो आईआईटी स्टेशन पर तैयार खड़ी ट्रेन को रवाना कराया। पीएम मोदी ने कहा कि मेट्रो में सफर मेरे लिए यादगार अनुभव रहा। यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन लोगों ने समय की अहमियत नहीं समझी। 21वीं सदी में यूपी को जिस तेज गति से प्रगति करनी थी उस अमूल्य अवसर और समय को पहले की सरकारों ने गवा दिया। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए हम दिन रात एक कर देते हैं। इसके साथ साथ ही इस स्टेशन में तो कानपुर मेट्रो क्यों खास है, हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। 11 करोड़ से ज्यादा की ये परियोजना है और लाखों लोगों को इसकी कहीं न कहीं लाभ मिलेगा। 40 लाख लोगों को फायदा मिलेगा कानपुर वासियों को और इसके साथ ही आवागमन में सुविधा होगी। तो पहले फेज में आईआईटी से मोती झील तक ये मेट्रो चलेगी। शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। कोरोना के इस कठिन काल में यूपी के 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अमरोहा के हसनपुर में रहेंगे। यहां वो सुखदेवी इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही अमरोहा जिले को स्टेडियम की सौगात समेत 40 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के अमरोहा आगमन का सरकारी कार्यक्रम जिला मुख्यालय को मिल गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे के लगभग वो हसनपुर पहुंचेंगे। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने बताया कि मुख्यमंत्री के आगमन का सरकारी कार्यक्रम प्राप्त हो चुका है। विश्वास यात्रा कल अमरोहा पहुंच रही है और अमरोहा की एक जो विधानसभा है हसनपुर, वहां के जो सुखदेवी इंटर कॉलेज है उसके ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का जो आयोजन किया गया है, उस विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए सूबे के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कल पहुंचेंगे अपने हेलीकॉप्टर से और उसके बाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस जनसभा को जो सुनने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो बताई जा रही है, लगभग 30 से 40 हजार लोगों की जो भीड़ है यहाँ जुटेगी। और यहाँ पे जो एक पंडाल है, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, पंडाल है उसकी पूरी
पूर्ण रूप से जो तैयारियां हैं भाजपा के नेताओं व प्रशासन द्वारा वो पूरी कर ली गई हैं। हेलीपैड भी जो है वो कहीं ना कहीं बना दिया गया है और सारी तैयारी जो है पूर्ण रूप से हो चुकी हैं। और सुबह यहाँ लगभग कल दोपहर के 2:30 पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस जनसभा में कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहेंगे। इरशाद अहमद के साथ जनता टीवी से महेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आज शाम को अयोध्या पहुंचे। अयोध्या से सटे ग्राम पंचायत माझा बरहटा के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि राम मंदिर का फैसला आते ही अफसर और नेताओं ने किसानों की भूमि को जमकर लूटा है और उनकी सही कीमत भी नहीं दी। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। पहली बात तो ये कि प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में माझा बरहटा में आज मैं ये देखने के लिए आया था कि किन किन लोगों की जमीनें हड़प कर करोड़ों रुपए में बेची गई है। ये है वो गरीब लोग। इनका चेहरा देखिए, इनका चेहरा देखिए, ये महादेव, इनको देखिए। इन लोगों की जमीन औने पौने दामों में 10,000 5,000 रुपए में खरीद कर और 10 रुपए के स्टाम्प पे ट्रस्ट वाले पहले दान लेते हैं। और महादेव ने शिकायत किया कि भाई ट्रस्ट वो जमीन बेच रहा है, जबकि ट्रस्ट को जमीन बेचने का अधिकार नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से बीजेपी के नेता, ट्रस्ट के लोग, तमाम अधिकारी, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर, एडीएम, सीआरओ, 2-2 विधायक, इनके मेयर, सब अगर जमीनें खरीद रहे हैं तो ये गलत नहीं है। सीतापुर के थाना मछरेहटा क्षेत्र के रामलीला मैदान पर हुई महापंचायत जनसभा में सुहेलदेव समाजवादी पार्टी के संस्थापक ओम प्रकाश राजभर उपस्थित रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने मोदी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सभा के जरिए अब की बार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की अपील की। जनसभा के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में योगी को लड़ाका सांड घूम रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं महंगाई और उज्ज्वला गैस योजना पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने गैस सिलेंडर के दाम 300 रुपए से 400 रुपए हुआ करते थे। अगर ये फिर सत्ता में आ गए तो सिलेंडर का दाम 3,000 रुपए होगा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, वंचितों, अल्पसंख्यकों के अधिकार को छीन रही है। जनता उब गई है और वो जनता, प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वो जाति धर्म से ऊपर उठ करके, मजहब से ऊपर उठ करके लोग वोट देने के लिए व्याकुल हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार की विदाई हो जाए। आप ट्रामा सेंटर चले जाइए, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से 70% पेशेंट ट्रामा सेंटर में इनसे दुर्घटना होके जा रहे हैं। जो जन विश्वास यात्रा नहीं, जनता को धोखा देने का विश्वास बता रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार बनाओगे तो 300 रुपया में सरसों का तेल बेचेंगे, 300 रुपया में अरहर की दाल बेचेंगे, 300 रुपया में पेट्रोल बेचेंगे, 3,000 में गैस सिलेंडर बेचेंगे। यही चिल्ला रहे हैं और जनता सुन के भाग रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत की ओर से प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में कई विषयों के समाधान हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की योजना बनाई। वहीं एबीवीपी की ओर से शिक्षा, अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। आजादी का स्वतंत्रता का 75वां वर्ष भी हम मना रहे हैं और अगले वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी अपनी 75 वर्ष की यात्रा पूरी कर रही है। तो इस निमित्त इस अधिवेशन का हमारे लिए विशेष महत्व था। प्रत्येक वर्ष हम इस अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाते हैं। एक तो देश का वर्तमान परिदृश्य क्या है और दूसरे शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि हम काम करते हैं, इसलिए इस देश की शैक्षिक स्थिति क्या है और शिक्षा में किन बदलावों को हम चाहते हैं, आज शिक्षा की क्या परिस्थिति है, किन बदलावों को लेकर के हम आगे शिक्षा में बढ़ने वाले हैं। जनजातीय समाज को देश की मुख्य धारा में लाना और जनजातीय संस्कृत जो उनके सांस्कृतिक विरासत है, उन विरासतों से देश समाज को जोड़ना और उसको गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए हमने इस बार भारत सरकार ने जो काम किया था उसके संदर्भ में एक अभिनंदन प्रस्ताव भी लाया।
लोकसभा चुनाव 2019 में चाबी चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरने वाली प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बदले चुनाव चिन्ह के साथ उतरना होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को स्टूल चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के प्रत्याशी अब स्टूल पर मुहर लगवाने की विनती करेंगे। माना यह भी जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने वाले शिवपाल सिंह यादव की पार्टी के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के चिन्हित साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल सिंह यादव के साथ ही उनकी पार्टी की ओर से टिकट पाने की लालसा रखने वाले भी यही चाहते थे कि उनको साइकिल से चुनाव लड़ने को मिले, लेकिन अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सभी उम्मीदवार स्टूल लेकर मैदान पर उतरेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़ में जन विश्वास यात्रा के अंतर्गत आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हमारे अखिलेश भाई कभी कभी यात्रा पर निकलते हैं तो कभी कभी क्वारंटाइन हो जाते हैं। ये जो उनकी यात्रा होती है अधिकारियों की है। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश को मतने का अभियान चरम पर पहुंच गया है। दरअसल गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरदोई में जनसभा की। हरदोई के जीआईसी मैदान में भाजपा की जनविश्वास यात्रा के आगमन पर पहुंचे अमित शाह ने विपक्षी दलों पर प्रदेश को जाति बांटने का आरोप लगाया। साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन को जमकर सराहा भी है। आज सभी हरदोई वासियों को पूछना चाहता हूं, सपा बसपा के राज में कभी सभी समाजों का विकास होता था क्या? होता था भाई? अरे ऐसे नहीं, जोर से बोलो, होता था, होता था। सपा आती थी तो एक जाति का विकास करती थी, बसपा आती थी तो दूसरी जाति का विकास करती थी। मोदी जी आए, योगी जी आए, सबका साथ सबका विकास की। मित्रों, आज मैं यहां पर यूपी के लोगों को कहने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जमाना था जब माफियाओं का राज होता था। लोग अपने घर से निकलने में डरते थे। माताएं बहनें सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले घर पर पहुंच जाती थी। आज 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है। 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। पूरे उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हो गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का आज 6ठा दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री अनूप शाह और पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती को डिलीट के मादक उपाधि से सम्मानित किया गया। वहीं 42 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि 29,379 छात्रों को डिग्री भी दी गई। आज के दिन में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने जो आज मैं कहूंगा ये एक पर्व का दिन था कि 39,000 स्टूडेंट्स को जो डिग्री मिली है, उसके अलावा 5 को जो चांसलर मेडल और 25 को और भी गोल्ड मेडल मिले हैं। बहुत खुशी की बात है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर में विद्या, ज्ञान और इस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों ने मेहनत की है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह बहुत शानदार दीक्षांत समारोह रहा, जिसमें हजारों छात्रों को आज सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, उनको उपाधियां प्रदान की गई है। और निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में नए आयाम स्थापित किए हैं और यहाँ पर IT अकादमी बढ़े, यहाँ पर ज्ञान और शोध का केंद्र बढ़े। उसके लिए हम सरकार की तरफ से और भी प्रयास करेंगे, जिससे कि ये हमारे शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र बने, प्रमुख एक केंद्र बने। उसके लिए हम लगातार, और हमने विद्यार्थियों से भी अपेक्षा की है कि सभी विद्यार्थी आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के
नए उत्तराखंड के लिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सबका योगदान है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अब की बार 60 पार का नारा दिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बार फिर पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर के भरोसे है। अब की बार 60 पार का नारा कितना सफल होगा, रिपोर्ट देखिए। ये भी बता दें कि उत्तराखंड चुनाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अहम रैली 30 दिसंबर को हल्द्वानी में होने जा रही है। तो ये हल्द्वानी का दौरा और 60 का पार का नारा कितना साथ देगा बीजेपी का, रिपोर्ट से समझिए। नैनीताल जिले में प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कार्यक्रम होगा जब वे 30 दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर भाजपा में खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो दूसरी तरफ हल्द्वानी में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की कमजोरी बताते हुए कहा कि पिछले 4 साल में उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार ने सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बदले। विकास के नाम पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ। उत्तराखंड में आपदा आई, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है। भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों के भरोसे उत्तराखंड में चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। मोदी जी ने उत्तराखंड को कुछ भी नहीं दिया। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, रसोई गैस के दाम बढ़ गए, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, विद्यालय जो कांग्रेस कार्यकाल में बने थे उनको बंद करने का काम किया गया। और इसके अलावा हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो उसका जब माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तब जाके एक कदम सरकार आगे बढ़ रही थी। मोदी संग उत्तराखंड का इनका नारा पूरी तरह विफल है। लेकिन 5 सालों में देख लिया कि मोदी जी ने क्या इस उत्तराखंड के लिए किया और क्या यहाँ के मुख्यमंत्री सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया। 4-4 मुख्यमंत्री देकर हमारे राज्य को जो है राजस्व के बोझ जो है उस पर डाल दिया। और अब ये सब नारे जो हैं इनके चलने नहीं है, जनता समझ चुकी है इनको। वही कांग्रेस पर भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव शोएब अहमद ने आरोप लगाया है और कहा है कि पिछले 4 सालों में विपक्ष काफी कमजोर रहा और ये सरकार की खामियां को ढंग से उजागर नहीं कर पाया। ये बात तो सच है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा सरकार उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के बल पर ही आई थी। पहले इन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी के भरोसे चुनाव लड़ा था, देश में जीत भी हासिल करी और वो मैं कहूंगा कि विपक्ष की भूमिका गलत थी। विपक्ष कहीं मजबूत नहीं था, इसलिए मोदी के भरोसे सरकार आई और आने वाले समय में जनता जागरूक हो चुकी है। अब एक छोटे से प्रदेश उत्तराखंड में अब जहां से चुनाव है उन प्रदेशों में मोदी के 3-3 दौरे होना, ये तो साफ दर्शाता है कि इनको युवा नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। और जिस तरीके से 5 साल में इन्होंने यहाँ 3-3 मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ दिए, प्रदेश का विकास का बेड़ा गर्क कर दिया है। और ये मोदी आगे क्या कर लेंगे, तो जनता का मोदी जी के ऊपर भी भरोसा उठ चुका है। लेकिन पार्टी अगर सोच होगी उनकी पार्टी की कि मोदी के चेहरे पे चुनाव जीते जा सकते हैं तो 2022 जीतना बहुत मुश्किल। हालांकि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी को अपना नेतृत्व करार दे रही है। उत्तराखंड चुनाव पर भाजपा का कहना है कि मुख्यमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा ने पिछले 5 सालों में जितने काम किए हैं उन कामों को जनता के बीच ले जाकर भाजपा चुनावी मैदान पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले भी कहा कि इतने काम किए हैं प्रदेश के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी उनमें केवल बोनस के रूप में, वो चाहे देहरादून में गए हों चाहे यहाँ वो आ रहे हैं, निश्चित रूप से बोनस के रूप में हम सबको ये उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड का विकास हो, इन सब बातों को लेकर माननीय मोदी जी देहरादून में भी आए और यहाँ पर भी आए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी का जो प्रेम है इस प्रदेश के लिए, इस उत्तराखंड के लिए, जिस प्रकार अटल जी का प्रेम था इस प्रदेश के लिए, उसी प्रकार आदरणीय मोदी जी का भी इस प्रदेश के लिए प्रेम है। और उसी प्रेम के आधार पर हम यह प्रदेश और आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और माननीय मोदी जी सदा हमारे साथ खड़े हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में रैली करेंगे। माना यह भी जा रहा कि भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए कुमायूं की 29 विधानसभा सीटों की मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में उत्तराखंड के अंदर कोई काम नहीं किया, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के जरिए भाजपा उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जाने की कोशिश में जुटी है।
अब देखना यही है कि क्या उत्तराखंड में भाजपा प्रधानमंत्री मोदी की रैली के सहारे कितनी मजबूती से उतर पाती है, या विपक्षी दल उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी की मैजिक को तोड़ पाने में कामयाब होता है। हल्द्वानी से जनता टीवी के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।